स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं रेडिएशन का नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो पिछले लेक्चर हमने अब तक ये पढ़ लिया था कि रेडिएशन के बारे में बेसिक जानकारी क्या है, वेवलेंथ का रोल क्या था और रेडिएशन कैसे क्या प्रोपेगेट होता है, यानी कि रेडिएशन कैसे किसी जगह पर हम फील करते हैं। ठीक है, उस चीज़ के बारे में बेसिक जानकारी हमने ली थी और आज हम उसी के आगे का पोर्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन विद मैटर। ओके, तो आइए स्वागत आप सभी का, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन ए बॉडी देन पार्ट ऑफ गेट एब्सॉर्ब रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। व्हाट डज इट मीन? जैसे एक बॉडी है, इस पर कुछ रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, मतलब कोई रेडिएशन इंसिडेंट हुआ कहीं से, बहुत सारी रेडिएशन आई, कैसे भी आ सकती, जरूर नहीं ऐसे आए, ऐसे ऐसे कैसे भी आ सकती। ठीक है, तो ये है इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, इसमें से कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पोर्शन इसके अंदर चला गया। ठीक है, कुछ पोर्शन इसके अंदर चला गया, जो अंदर चला गया है वो क्या है? एब्सॉर्ब्ड रेडिएशन। ठीक है, ये है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। और तीसरा जो बचा कुचा था वो इसे ट्रांसमिट कर गया। ट्रांसमिट करने का मतलब है बॉडी को आर पार करके जाना। तो बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, यहां पर खत्म है, तो बॉडी को पार कर गया, मतलब वो ट्रांसमिटेड है। ठीक है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन। जैसे समझते, मान लो कि टोटल रेडिएशन 100 आई थी। कितनी आई थी? 100 रेडिएशन टोटल आए, उसमें से 10 रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, 50 एब्जॉर्ब हो गई। कितनी ट्रांसमिट हुई? 100 में आई थी, 100 में से 10 तो वहां चली गई, 90 बची, 90 में से 50 एब्जॉर्ब हो गई, इसी के अंदर रह गई, और बची हुई कितनी? 100 में से 60 गायब, यानी कि 40 रेडिएशन ट्रांसमिट हुई। सही है। ओके, तो ये था इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती। अब स्टैंडर्ड वे में मान लो इंसिडेंट रेडिएशन को मैं डिनोट करता हूं क्यू। इंसिडेंट रेडिएशन को डिनोट किया क्यू से। फिर रिफ्लेक्ट होने वाली, ऐसे ये मैं ऐसे दिखा रहा हूं रफली डायग्राम। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड, ये एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये एब्जॉर्ब, फिर ये ट्रांसमिटेड। रिफ्लेक्टेड को रिप्रेजेंट करते हैं लेट से क्यू आर, एब्जॉर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू ए से, ट्रांसमिट को करते हैं क्यू टी से। आर फॉर रिफ्लेक्टेड, ए फॉर एब्जॉर्ब, टी फॉर ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 100 इंसिडेंट था इज इक्वल टू 10 रिफ्लेक्ट हुआ प्लस 50 एब्जॉर्ब हुआ प्लस 40 ट्रांसमिट हुआ। तो जितना इंसिडेंट हुआ है वो इन 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। ओके, क्योंकि अगर हमने कोई लॉसेस कंसिडर नहीं किया, कोई उस तरह का लॉस है ही नहीं इसके अलावा। तो उसी तरह से स्टैंडर्ड वे में इंसिडेंट कितना हुआ? Q, रिफ्लेक्ट कितना हुआ? QR, एब्जॉर्ब कितना हुआ? QA प्लस QT। तो इस तरह से आप एक इक्वेशन बना सकते हैं कि इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेडिएशन प्लस एब्जॉर्ब रेडिएशन प्लस ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ओके, तो ये थी इसकी छोटी सी कहानी। अब इसके बाद इसी में कंटिन्यू करते हैं कि ये जो एब्जॉर्ब्ड या रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, इनका यूज क्या करना है, कैसे क्या यूज करेंगे। ये बात समझ आती है कि हाँ इतना ट्रांसमिट हुआ, इतना रिफ्लेक्टेड हुआ, दैट्स ओके। तो इसको डेली लाइफ में बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। कैसे देखते हैं, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हम डिफाइन करेंगे, जैसे Q इक्वल टू क्या है? क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू सी। सही है,
क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी। मैंने क्या किया, सिंपल सा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्यू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो ये ऐसा बन गया अब क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1। बस लेफ्ट साइड को उधर लिख दिया घुमा कर, कोई नई बात नहीं थी। ओके, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हम 3 पैरामीटर डिफाइन करेंगे। कितने? 3। तो काफी मजेदार हैं वो, जो कि रेडिएशन में, पूरे रेडिएशन में काम आएंगे अपने। इसी क्वेश्चन को वापस लिख रहा हूं, देखिए जैसे क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू ट्रांसमिटेड अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 आया। सही। अब क्यू आर अपॉन क्यू, इट्स ए रेशियो ऑफ व्हाट? रिफ्लेक्टेड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन मैंने ज्यादा कॉर्नर में नहीं लिखा, नहीं सही है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन। तो रेडिएशन भी एक एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है, एनर्जी से एनर्जी कैंसिल आउट, तो इट्स जस्ट रेशियो, एक नंबर आएगा। इसको हम कहते हैं, या फिर इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं? केवल स्मॉल आर से, और स्मॉल आर को कहते हैं रिफ्लेक्टेंस या रिफ्लेक्टेंस और रिफ्लेक्टिंग पावर। कि कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसको हमने एक नाम दे दिया, अभी ये आर है। क्या है ये? आर। ठीक, तो जब भी पूछे हुए रिफ्लेक्टिंग पावर या रिफ्लेक्टेंस, दैट मीन्स स्मॉल आर पूछा, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना इंसिडेंट हुआ। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया ही था कि 100 इंसिडेंट हुआ, 10 रिफ्लेक्ट हुआ, 10 रिफ्लेक्ट हुआ और 50 एब्जॉर्ब हुआ, बाकी बचा हुआ चला गया, कितना? 40। ठीक, तो देखो एग्जांपल के लिए R इक्वल टू कितना रिफ्लेक्ट हुआ? 10। कितना इंसिडेंट हुआ? 100। तो 10 अपॉन 100 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1, यानी कि 0.1 रिफ्लेक्ट हुआ, बहुत ही कम। 100 में से 10 ही रिफ्लेक्ट, मतलब बहुत कम हुआ है कि नहीं? कितना परसेंट हुआ होगा? इट इज 10/100 इंटू 100%, 10% हुआ बस। सही है। ओके, अब अगर कोई पूछे कि क्या ये जो रिफ्लेक्टेंस आपने लिखा है और रिफ्लेक्टिंग पावर जो लिखा है, क्या इसका कोई डायमेंशन है? नहीं, रेडिएशन है, एनर्जी, ये भी एनर्जी है, तो एनर्जी से एनर्जी कैंसिल आउट, इट्स डायमेंशनलेस। ठीक है, इट्स डायमेंशनलेस। एग्जांपल लिख लेना भाई, ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस है तो यूनिटलेस भी होगा, कोई यूनिट भी नहीं होगा, तभी तो ये रेशियो है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पूरे की जगह स्मॉल आर। ठीक है, ओके नेक्स्ट, अगला डिफाइन करते हैं ये। अब आता है, अगर मैं क्यू ए अपॉन क्यू का रेशियो निकालता हूं, दैट मीन्स एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, तो इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल ए से। अगेन ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एब्जॉर्प्टेंस। जैसे उसका था रिफ्लेक्टेंस, इसका है एब्जॉर्प्टेंस, और उसका था रिफ्लेक्टिंग पावर, इसका क्या होगा? एब्जॉर्बिंग पावर। सही है। ओके, तो ये हुआ भाई एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन। एग्जांपल के लिए एब्जॉर्ब कितना होता? 50।
50 एब्जॉर्ब हुआ अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो इट्स 1/2 यानी कि 0.5, कितना परसेंट, 50%। दिख भी रहा है 50 आया, उसमें से 50 ले लिया एब्जॉर्प्शन में, तो 50%। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है खुद के पास रखना, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट का मतलब आया और टकरा के चला गया, और ट्रांसमिशन का मतलब आर पार चला गया। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल ए। ओके, तीसरा तीसरा अब आप समझ गए होंगे क्या, दैट इज द रेशियो ऑफ द ट्रांसमिटेड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन। चलिए देखते हैं सभी। तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी, क्यू ट्रांसमिटेड अपॉन क्यू, यानी कि ट्रांसमिटेड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन। इसको नाम दिया है क्या, ट्रांसमिटेंस और ट्रांसमिटिंग पावर। इसकी ट्रांसमिट करने की क्षमता क्या है, पावर कितनी है, कितनी ट्रांसमिट कर सकता है। ओके, अगेन इट्स डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। ओके, और इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ स्मॉल टी से। एग्जाम्पल के तौर पर स्मॉल टी है ये, स्मॉल टी को क्या लिखेंगे, 40/100। एग्जाम्पल से कितना आ जाएगा, 4/10, यानी कि 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इट्स 40%, यानी कि 0.4, यानी कि ये 40% है भैया। ओके, तो ये था इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। अभी आधा ही हुआ, पूरा नहीं है ना, लिख लीजिए इतना। ओके, अब इसमें और आगे बढ़ेंगे। ओके, रेशियो नाम देने के बाद इसमें देखो इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे, चेंज दिख रहा है आपको, इसको मैंने लिख दिया है R + A + T = 1। ठीक है, यानी कि A + R + T = 1। दिस वन इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, तो ना केस फर्स्ट इसे मैं ऊपर लिखूंगा वापस, फिर केस फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आएंगे। ओके, तो A + R + T = 1। देखें जरा ऐसे, इसकी कहानी यह है केस फर्स्ट में, जैसे जो बॉडी थी उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे थे रेडिएशन, बहुत सारे रेडिएशन, क्यों कह दिया। ओके, अगर जितने रेडिएशन आए थे वो सभी के सभी रिफ्लेक्ट हो जाएं, तो ना ही तो एब्जॉर्प्शन होगा और ना ही कोई ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो इफ कंडीशन लगा रहा हूं, इफ बॉडी इज ए परफेक्टली रिफ्लेक्टर, मतलब बॉडी के मटेरियल में इतनी क्षमता है कि जितना रेडिएशन आएगा उसको कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देगा। तो क्या कोई एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा, तो एब्जॉर्प्शन हो गया 0। क्या कोई ट्रांसमिशन होगा, नहीं, ट्रांसमिशन भी हो गया 0। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 A की वैल्यू 0, T की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा, 0 + R + 0 = 1, यानी कि R = 1। यानी कि कोई बॉडी अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टर है, देन मैथमेटिकली इट कम्स टू नोन टू अस दैट स्मॉल r = 1, यानी कि उसका रिफ्लेक्टिंग पावर क्या होगा, 1 का मतलब 100%, जितना आया था उतना रिफ्लेक्ट कर दिया। चलिए केस सेकंड,
if a body is perfectly absorbed, मतलब ये जितना आया है रेडिएशन वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो पूरा का पूरा अगर एब्जॉर्प्शन में चला गया है तो क्या कोई रिफ्लेक्शन हुआ है? नहीं। तो क्या कोई ट्रांसमिशन हुआ है? नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 R 0 है, T भी 0, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। देन A इक्वल टू 1। केस थर्ड क्या है? समझ गए आप? इफ ए बॉडी इज प्योरली ट्रांसमिटर और ए परफेक्टली ट्रांसमिटर, इफ ए बॉडी इज परफेक्टली ट्रांसमिटर, मतलब 100 आया था और 100 ही पार करके चला गया, तो वो क्या हुआ? परफेक्टली ट्रांसमिटर हुआ। तो परफेक्टली ट्रांसमिटर है, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन 0, एब्जॉर्प्शन 0 और ट्रांसमिशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसे। एक पॉइंट इसमें और बता देते हैं। कि मान लो कोई एक ऐसा मटेरियल है अपने पास, एक ऐसा मटेरियल है जिसमें ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं हो रहा, ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो केस फोर्थ, इफ T इज इक्वल टू 0, ठीक है, डायरेक्टली मैंने केस लिया, इफ T इक्वल टू 0 दैट मीन्स नो ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन नहीं हो रहा मतलब क्या हो सकता है? मतलब यह हो सकता है कि बॉडी है, उसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट हुए, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर चला गया, कुछ एब्जॉर्प्शन में चला जाएगा, लेकिन ट्रांसमिशन तो 0 है, तो ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन नहीं होगा तो केवल क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन या फिर रिफ्लेक्शन। तो ट्रांसमिशन 0 है तो इसे 0 पुट कर देंगे, यानी कि A प्लस R इक्वल टू 1। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है, काफी अच्छे से इसके एक्सप्लेनेशन आते हैं, क्या है समझते हैं। यहां से मैं कहता हूं, जैसे 100 रेडिएशन आए, कितने? 100, उसमें से 10 रिफ्लेक्ट हुए, तो एब्जॉर्प्शन कितना हुआ होगा? 90 का हुआ, सही। ट्रांसमिशन तो 0 लेके चल रहे हैं, इस केस के लिए हमने केस ही ऐसा रखा है, T इज इक्वल टू 0, ओके। चलिए अब जैसे कि रिफ्लेक्शन 10 है तो रिफ्लेक्शन 10 रखो, रिफ्लेक्शन 10 रख देते हैं। 10 है मतलब कितना परसेंट है? 10 है मतलब ये इसका 10/100 इंटू 100, 10% ही है ना, 10%। चलिए तो अब क्या करें? ऐसा कर सकते हैं कि इसको समझने के लिए ऐसा समझो, जैसे एक रेडिएशन आया, कितना रेडिएशन आया? 1, ओके। तो उसमें से रिफ्लेक्ट हुआ 0.1, रिफ्लेक्ट कितना हुआ? 0.1, तो एब्जॉर्प्शन कितना रहा होगा? 0.9। देखते हैं फॉर्मूला बताता है क्या ये चीज, कि रिफ्लेक्ट हुआ कितना? 0.1 पुट करो, तो 1 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा? इट्स 0.9, सही है। लेकिन ध्यान देने की बात क्या? ध्यान देने की बात यह है कि 0.1 का मतलब कितना परसेंट? 0.1 का मतलब हो गया कि
इंटू 100%, ठीक है, परसेंट में करते हैं 10%, सही है ना। 10% रिफ्लेक्शन हुआ, या फिर ऐसे समझो परसेंटेज में चिंता हो रही है तो ऐसा समझ लो कि एक रेडिएशन आया, एक में से 0.1, केवल 0.1 बहुत ही कम रिफ्लेक्शन हुआ है और 0.9 एब्जॉर्प्शन हुआ है। यानी कि रिफ्लेक्शन तो कम हुआ इस केस में जो मैंने एग्जांपल लिया है, और एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है। इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आता है। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ये है, गुड एब्जॉर्बर आर बैड रिफ्लेक्टर। गुड एब्जॉर्बर आर बैड रिफ्लेक्टर। मतलब जो जितना ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बर है वो उतना ही घटिया रिफ्लेक्टर है। जैसे हमने देखा कि यहां पर एब्जॉर्ब कर रहा है 0.9 का मतलब 90%, 90% एब्जॉर्ब कर रहा है, और रिफ्लेक्ट कितना हो रहा था 10%। तो रिफ्लेक्ट थोड़ा ही कर रहा है ना, मतलब रिफ्लेक्शन के मामले में वो घटिया है ये मटेरियल, लेकिन एब्जॉर्प्शन करने के मामले में उतना ही बढ़िया है, सही है। यानी कि गुड एब्जॉर्बर जो एब्जॉर्प्शन अच्छा करता है वो रिफ्लेक्ट अच्छा नहीं करेगा। तो गुड एब्जॉर्बर आर बैड रिफ्लेक्टर। रिवर्स कर देते एग्जाम्पल को रिवर्स कर देते, ये लिख के हो गया। ओके, अब देखना, अब जज्बात पलट जाएंगे इसमें। कैसे? मान लो कि 0.9 रिफ्लेक्शन हुआ, 90% है ना, तो 0.9 रिफ्लेक्ट हुआ, तो 1 माइनस 0.9 कितना आ गया 0.1। तो अब देखो रिफ्लेक्शन हुआ है 90% और एब्जॉर्ब हुआ मात्र 10%। तो एब्जॉर्प्शन कम हुआ इस बार अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और रिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। यानी कि जो अच्छा रिफ्लेक्टर है वो उतना ही घटिया एब्जॉर्बर होगा। तो गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर। गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर। ओके, ये थी कहानी इसकी, लिख लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर एंड एमिसिविटी। ओके, राइट इट। तो इसके आगे का हम पढ़ते हैं एमिसिव पावर क्या है। तो एमिसिव पावर को समझने के लिए एक बॉडी की इमेजिनेशन करते हैं। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, ये रेडिएशन कर रहा है लगातार। क्या कर रहा है? अपने से रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है। क्यों? तो जो रेडिएशन एमिट होते हैं उससे क्या कहते हैं? रेडिएट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, है ना। एमिटेड रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। पहली बात तो ये एनर्जी है, दूसरा रेडिएशन की फॉर्म में है इसलिए रेडिएंट एनर्जी, तीसरा एमिट हो रही है, बाहर ही जा रही है इसलिए इसका नाम एमिटेड रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। ओके, अब ये जो रेडिएंट एनर्जी क्यों है, इस बॉडी का जो शेप और साइज है उस पर कुछ तरह से डिपेंड करती है। कैसे? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ए। मतलब इस बॉडी का एरिया जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा रेडिएशन फैलेंगे चारों ओर, है ना। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा इसका एरिया होगा उतना ही ज्यादा रेडिएशन होगा, फैल जाएंगे चारों ओर रेडिएशन। ओके, जितने टाइम के लिए रेडिएशन होगा तब भी हमें रेडिएशन ज्यादा मिलेगा, यानी कि टाइम पर और एरिया पर दोनों चीजों पर डिपेंड करेगी। फ्रॉम दीज टू इक्वेशन कंबाइंड फॉर्म क्या लिख सकते हैं? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू टी। ओके, तो यहां से मुझे मिलता है Q इक्वल टू E A T।
तो ई क्या है? इट्स ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिव पावर। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिव पावर, या फिर इसे कहते हैं टोटल एमिसिव पावर। या फिर इसे क्या कहते हैं? टोटल एमिसिव पावर। नीचे में दिख जाएगा ना इसे? हाँ दिख जाएगा। चलिए, तो इसे टोटल एमिसिव पावर भी कहते हैं या फिर टोटल एमिटेंस भी कहते हैं। टोटल एमिटेंस भी कहा जाता है। तो तीनों नाम आपको दिमाग में सेट करके रखने हैं कि इसे कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिव पावर भी कहते हैं, टोटल एमिसिव पावर भी कहते हैं, या टोटल एमिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्या है इसका मतलब? देखते हैं कि E इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं इस इक्वेशन से? E इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी। क्यू अपॉन ए टी, सही है। तो Q क्या है? रेडिएशन एनर्जी एमिटेड या फिर रेडिएंट एनर्जी एमिटेड। ओके, केवल एनर्जी एमिटेड मत लिखना, क्योंकि एनर्जी कई तरह की हो सकती है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रेडिएशन। ओके, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग रेडिएंट एनर्जी। ए क्या है? एरिया है। टी क्या है? टाइम। तो इफ, या फिर सीधा सा डेफिनेशन, द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड फ्रॉम ए बॉडी इन through a unit surface area in a unit time is known as total emissive power। ठीक है, तो रेडिएंट एनर्जी लिखो, द रेडिएंट एनर्जी emitted through the body per unit surface area and per unit time। ओके, तो ये हो गया अपना टोटल एमिसिव पावर या फिर टोटल एमिटेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिव पावर। ओके, इसके यूनिट एंड डायमेंशन की हम बात करते हैं। यूनिट क्या होगी? एनर्जी है, दैट मीन्स इट्स जूल। एरिया है, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर टाइम टी सेकेंड। ओके, जूल पर सेकंड को हम क्या कह सकते हैं? इट्स वैट पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, वेट यानी पावर या फिर जूल, जिसका यूनिट लिखना चाहो। डायमेंशन लिख देते हैं। जूल यानी कि m1L2T-2 अपॉन मीटर स्क्वायर यानी कि L2, टाइम का T1। L2 से L2 खत्म हो गया, क्या बचा? m1T-3। तो ये इसका डायमेंशन भी आ गया। चलो, तो ये हो गई भैया किसकी? रेडिएशन की बातें। टोटल एमिसिव पावर क्या होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे समझेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। इतना कितना गहन अध्ययन इसका समझ नहीं आता है ना? समझ में आएगा? अभी पढ़ाया कहाँ है? तो देखिए, ई का जो फॉर्मूला है, अब वहां से कहानी बदल जाएगी। तो E इक्वल टू आया अपने पास Q अपॉन ए टी। अगर मैं स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए बात करता हूं कि डेल्टा टी टाइम में टोटल एमिसिव पावर क्या होगा, तो देखो, अगर मैं डेल्टा टी टाइम में बात करता हूं कि डेल्टा टी टाइम में यानी कि 5 सेकंड के इंटरवल में कुछ हीट निकली होगी, तो उसे हम क्या कह देंगे? फॉर ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या है? कोई इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 5 सेकंड से 15 सेकंड के बीच। तो ई क्या लिख सकता हूं? डेल्टा क्यू अपॉन ए डेल्टा टी। सही है, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? अब ये तो था डेल्टा के टर्म में। डेल्टा का मतलब डिफरेंस, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट। ओके, अब
इफ डेल्टा टी टेंस टू 0, या फिर मैं सीधा डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म में लिखूं, या फिर इफ डेल्टा टी टेंस टू 0 देन डेल्टा टी कैन बी रिटन एज डी टी। सही है, आपने पढ़ा है वेक्टर्स में, इफ डेल्टा टी टेंस टू 0 देन डेल्टा टी टेंस टू डी टी। ओके, तो E इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं डी क्यू अपॉन ए डी टी। कोई दिक्कत नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए, अब एक्सपेरिमेंट आ गया बीच में एक्सपेरिमेंट आ गया, क्या कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कहता है, एक्सपेरिमेंट रिवील्स दैट जो टोटल एमिसिव पावर है ये E, टोटल एमिसिव पावर और टोटल एमिटेंस और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन एमिसिव पावर इज, तो एक्सपेरिमेंट रिवील्स दैट टोटल एमिसिव पावर E डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ रेडिएशन एमिटेड। अब वेवलेंथ पर डिपेंड करने लग गया, ये क्या कहानी है। ठीक, टोटल, यानी कि इसने कहा कि पहले तो E है ये, लेकिन उसने बाद में कहा कि हमने एक्सपेरिमेंट किया भैया, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। क्या मिस्टेक है? इसने कहा कि हमें पता चला है कि ये जो E है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर भी। ठीक है, तो अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक छोटा सा डेफिनेशन और बना दो। क्या? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, जिसे हम कहेंगे ई लेमडा, जो लेमडा पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? ई लेमडा पर, सॉरी लेमडा पर है ना। तो टोटल स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मतलब ई लेमडा, या फिर इसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस। कितने नाम है भाई? एक ही लोगों के दो दो नाम, एक नाम मुश्किल से याद होता है कि नहीं आप लोगों को? दो दो नाम कैसे याद करें, करना पड़े। तो उन्होंने कहा कि अगर टोटल एमिसिव पावर लेमडा पे डिपेंड करता है तो कैसे करता है, इसके लिए उन्होंने सजेशन दिया। क्या था सजेशन? दैट वाज द एक्सपेरिमेंटल। ओके, तो उन्होंने कहा कि ई लेमडा जो है, तो स्टार्टिंग में तो ये था भाई E इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी था, ये तो टोटल एमिसिव पावर है। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर उन्होंने कहा कि लेमडा से डिनोट करेंगे, ई लेमडा से, और यहां पर भी साथ में लेमडा आएगा, यानी कि लेमडा के साथ ये क्या होगा? चेंज होगा। लेमडा के साथ ये क्या होगा? चेंज होगा। चलो, अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम फॉर ए पर यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, दिख जाएगा कि यहाँ पर देखो तो दिख जाएगा। हर बार मुझे यही दिक्कत रहता है कि दिखेगा नहीं दिखेगा। रेडिएंट, ये क्या लिख दिया है? चलो, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम फॉर ए यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, चलिए, अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन ढूंढना है। उसने कहा कि E जो है वो लेमडा पर डिपेंड करता है, हमने मान लिया। ठीक, डिपेंड करवा दिया हमने लेमडा पर। अब इसको थोड़ा सा चमत्कारिक ढंग से समझेंगे। ठीक है, वो क्या है चमत्कारिक ढंग, देखते हैं। मिटा दें इसे। इसे ध्यान से समझ लेना भाई, वरना बुक से समझोगे तो नहीं आएगा समझ में। तो ई लेमडा इज इक्वल टू Q अपॉन ए टी लेमडा।
सही है। अब ये एक बॉडी दिखाया जिससे बहुत सारे रेडिएशन निकल रहे हैं, ठीक है, लेट्स से 1000 रेडिएशन, ठीक है। सभी की जो रेडिएशन, ये सभी जो रेडिएशन है, कुछ रेडिएशन की वेवलेंथ डिफरेंट होगी, कुछ रेडिएशन की वेवलेंथ डिफरेंट है, यानी कि जो रेडिएशन हैं उनमें भी डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन होगी, ठीक है। हमें नहीं पता कि उनकी वेवलेंथ एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये पता है कि हाँ डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि जैसे एक ही क्लास में स्टूडेंट है, कहने के लिए सभी स्टूडेंट हैं, तो कहने के लिए यहाँ पर सभी रेडिएशन है, लेकिन एक ही क्लास में सभी स्टूडेंट, किसी की हाइट ज्यादा किसी की हाइट कम, है ना, कोई कम पढ़ता है कोई ज्यादा पढ़ता है, कोई ज्यादा बोलता है कोई कम बोलता है, उसी तरह से सभी रेडिएशन ही है, लेकिन किसी का वेवलेंथ ज्यादा है किसी का वेवलेंथ कम है। अब तो इसको यहाँ क्या दिक्कत है, इसको दिक्कत यहाँ थी कि ई लेमडा इज इक्वल टू क्यू ए टी लेमडा, जिस रेडिएशन का वेवलेंथ कम है उसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि जिसकी वेवलेंथ छोटी है, छोटी वेवलेंथ है ना, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर छोटा होगा, है ना, तो नैनोमीटर में है, एंगस्ट्रॉम में है, उस वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एमिशन होगा, ये फॉर्मूला बता रहा है सर। और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके लिए एमिसिव पावर कम होगी, यानी कि उसके रेडिएशन कम से कम निकलेंगे, ज्यादा दूर पहुंचेंगे नहीं या फिर निकलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये हुआ इसका, ओके। चलिए अब हम और बढ़ते हैं इसमें आगे। अब अगर कोई पूछे कि ये तो आपने बता दिया कि भाई एमिसिव पावर जो था वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, क्या किसी और चीज पर, हाँ ये जो ई है मटेरियल पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी, सही है, ओके। तो मटेरियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि डिफरेंट मटेरियल के लिए जो एमिसिव पावर होगी वो डिफरेंट होगी, कि किसी मटेरियल को अच्छा लगता है रेडिएशन करना तो कर देगा, नहीं लगता है उसकी प्रॉपर्टी नहीं करूंगा क्या कर लोगे, तो उसके लिए एमिशन पावर कम होगी, है ना, ओके। अब यहां पर फॉर ए स्मॉल वेवलेंथ रेंज, फॉर ए स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ, जैसे हम लेमडा 1 से लेमडा 2 के रेंज की बात करते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि भाई 3800 एंगस्ट्रॉम से 4200 एंगस्ट्रॉम के बीच में मुझे ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर चेक करना है, तो इसे मैंने लेमडा 1 से लेमडा 2 का, ये एक रेंज है, ठीक है। तो मैंने कहा इस रेंज को कह दो डी लेमडा, डी लेमडा मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, पूरे रेंज के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये रेंज होगी, ठीक है। तो रेंज के लिए अगर हम बात करेंगे तो ई लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन ए इंटू टी डी लेमडा, ठीक है ना। अब ये जो रेंज होता है वो छोटा सा है, छोटे छोटे रेंज होती है वेवलेंथ की, ठीक है ना, या फिर हम जो पढ़ते हैं वो छोटी छोटी रेंज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी वेवलेंथ की रेंज के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो रेडिएशन होगा वो स्मॉल होगा, तो डी क्यू, और जो स्मॉल रेडिएशन होगा वो उसमें टाइम भी कम लगेगा, इसलिए डी टी, है ना भाई, जाहिर सी बात है, छोटे से आप वेवलेंथ रेंज की बात कर रहे हैं तो उसमें रेडिएशन भी कम होगा, उसके लिए टाइम भी कम लगेगा, तो ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को ऐसे लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर, ओके। चलो अब आगे, और भी आगे सर, इसमें दिमाग खराब हो रहा है, नहीं होगा अभी, रुकिए थोड़ी देर रुकिए। अब बस दिल्ली दूर नहीं है, अब दिल्ली दूर नहीं है, ई लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन ए डी टी डी लेमडा, ये लेमडा सब स्क्रिप्ट है, इसका मल्टीप्लाई में नहीं है, सब स्क्रिप्ट है ना, डी लेमडा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स डी क्यू अपॉन ए डी टी, सही है।
डी क्यू अपॉन आई डी टी किसी का फॉर्मूला है क्या? हाँ, ये जाना पहचाना है, अभी देखा है, ये रहा डी क्यू अपॉन आई डी टी, इट्स फॉर्मूला ऑफ टोटल एमिसिव पावर ई। पुट कर दो, ठीक है, चलिए पुट कर दिया, सही, ओके। अच्छा, अब ये तो डी होगा ना, अच्छा ये डी होगा, स्मॉल है ना, क्योंकि स्मॉल रेडिएशन स्मॉल टाइम में, कम रेडिएशन कम टाइम में निकलेगा तो टोटल एमिसिव पावर भी कम होगा, यानी कि स्मॉल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसे डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू ई लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। अब मुझे टोटल निकालना, टोटल एमिसिव पावर, ये तो क्या था, एक छोटे से रेंज के लिए था, छोटे से रेंज के लिए था ना, अभी बताया था मैंने, ये छोटे से रेंज के लिए था, लेकिन मुझे क्या करना, सभी रेडिएशन की बात करनी है जिसमें सारे वेवलेंथ है, तो थ्योरेटिकली आई हैव टू इंटीग्रेट इट, इजंट इट, यस। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, वैसे de का इंटीग्रेशन e होगा। अब इंटीग्रेट कहां से कहां करूं, थ्योरेटिकली हम ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट करते हैं कि जो भी रेडिएशन होगी सभी शामिल हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसका और फील आ जाएगा आपको जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले का, बाकी तो हमें समझ में आया ही है, ठीक है ना। तो ई लैम्डा डी लैम्डा, ये एक फॉर्मूला आ गया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी कहानी का निचोड़ यही था, ओके। चलिए लिख लीजिए। अगला है अपना टोटल एब्जॉर्प्टेंस, टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। स्मॉल ए तो जाना पहचाना है, हाँ अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि ए स्मॉल ए इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन हीट इंसिडेंट, हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन हीट इंसिडेंट, ऐसा होता है, सही ना, ऐसा हमने पढ़ा है। यहाँ से मैं लिखना चाहूँ अगर कि हीट एब्जॉर्ब्ड क्या आ जाएगा, हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू ए इक्वल टू ए इंटू हीट इंसिडेंट, सही है। चलिए अब हमें पता है अगर उसने टोटल हीट एब्जॉर्ब जो किया है, इसी को थोड़ी सी चर्चा में लाते हैं, क्या कि अगर 100 रेडिएशन आए, 100 रेडिएशन आए तो 100 का 100 एब्जॉर्ब कर लिया तो ए का वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम 100 या 100 ले लिया तो 100 अपॉन 100 1। मान लो 100 आया 0 लिया तो ए क्या आ जाएगा, 0 लिया 100 आया था, आंसर 0। तो ए की वैल्यू इन्हीं दो के बीच में होगी, है ना, यानी कि ए की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती, सही है ना। चलिए अब इसके आगे, ये ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है ना। अब इसमें सीधा सा ये है कि जैसा कि पिछले टोटल एमिसिव पावर हमने कहा था कि टोटल एमिसिव पावर ई एक्सपेरिमेंटली बताया गया कि डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, तो ऐसा यही पता चल गया क्या कि एक्सपेरिमेंट रिवील्स, कमाल के एक्सपेरिमेंट है ना, थ्योरी पहले आती है फिर बाद में होते हैं, सही भी है। एक्सपेरिमेंट रिवील्स that A depends on the wavelength, okay, so we define spectral absorptive power, okay, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, सही है। जैसा कि उसमें हम क्या करते थे, ई लेमडा को डिफाइन करते थे, वैसा इसमें क्या करेंगे, ए लेमडा को डिफाइन करेंगे, तो इसका सिंबल ए लेमडा, ठीक है। अब इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे जब तक ये सिंपल एक्सपेरिमेंटली रिलीव नहीं हुआ ना, एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चला कि वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, तब तक ये ए था।
पता चला कि वॉल्यूम पर डिपेंड करता, तो ये ए लेमडा बन गया। तो अब हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए लेमडा इंटू हीट इंसिडेंट। सही है ना भाई, एक ही जगह ए लेमडा लिख दिया। और पूछे अगर ए और ए लेमडा के बीच में रिलेशन क्या है, तो ए और ए लेमडा के बीच में रिलेशन वही है जो ई और ई लेमडा के बीच में था, यानी कि ठीक है, सभी रेडिएशन को कवर अप कर देगा। अब हम आते हैं ब्लैक बॉडी पर। ब्लैक बॉडी क्या होती है, क्या नहीं है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ना, तो अगला टॉपिक अपना यही है। अगला हम पढ़ते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट को समझेंगे वन बाय वन। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है PBB। जहां जहां PBB लिखा है वहां पर क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, और जहां BB लिखा है वो ब्लैक बॉडी है। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक बॉडी है, कैसा भी दिखता है, गोल मटोल स्क्वायर रेक्टेंगल कैसा भी, इसके ऊपर कुछ रेडिएशन हुए, ठीक है, कुछ रेडिएशन हुए, मान लो 100, 1000, 2000, 5000 जितने भी रेडिएशन आने थे आ गए। और ये बहुत चालाक है, इसने क्या किया, सब के सब रेडिएशन ले लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। 1000 आए 1000 ले लिए, 2000 आए 2000 ले लिए। मतलब ना ही तो रिफ्लेक्ट होगा ना ही ट्रांसमिट होगा, ओनली एब्जॉर्प्शन। कैसे भी किसी भी एंगल पर आए, किसी भी एंगल पर आए कोई सा भी रेडिएशन, अगर वो बॉडी सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, वास्तव में कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती ही नहीं है, दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, नहीं है तो ये आइडियल कंसेप्ट है, ये केवल क्या है, एक आइडियल केस है। वास्तव में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली इसके आसपास पहुंचा जा सकता है, यानी कि हम आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कुछ ब्लैक बॉडीज की, लैम्प ब्लैक काजल का जो पाउडर होता है तो वो क्या करता है, 98% तक उसके ऊपर जो रेडिएशन आती है काजल के ऊपर, है ना, आंखों में जो काजल लगाते हैं वैसा ही कुछ ना, बिल्कुल बारीक सा पाउडर। ओके, तो लैम्प ब्लैक 98% तक इसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन आएगी उसका 98% तक एब्जॉर्प्शन कर लेगा। ठीक है, लेकिन 100% कोई नहीं कर पाता है, 100% नहीं कर पाता, क्योंकि 100% एफिशिएंट होना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी बॉडी के लिए, किसी मशीन के लिए कांट इवन पॉसिबल इन रियल लाइफ सिनेरियो। ओके, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कभी पॉसिबल नहीं है। आप 98 पहुंच सकते हैं, 99 पहुंच सकते हैं, 99.99 पहुंच सकते हैं, लेकिन 100 कभी नहीं पहुंच सकते। ओके, अब नाम से पता चल रहा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मतलब क्या ये ऐसी बॉडी है जो हमेशा ब्लैक होगी? नहीं, ये कंसेप्ट इस दिमाग में ऐसी धारणा बनाए रखना कि वही बॉडी ब्लैक बॉडी होगी जो हमेशा ब्लैक हो, गलत। उसको आज हम क्लियर करेंगे, चलिए समझते हैं। तो पहला तो डेफिनेशन क्लियर है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, PBB मतलब क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज दैट which absorbs completely the radiation incident on it, जिसके ऊपर जितनी रेडिएशन आए सबको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो पॉइंट नंबर 1 अपना क्लियर हो गया भाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में हम इस बात की चर्चा करेंगे, जैसे मान लो कि बोर्ड के पास में जो आपको दीवार दिखाई दे रही है, येलो कलर की दीवार दिखाई देती है ना, समथिंग येलो टाइप दिखाई दे रहा है, जैसे ये जो दीवार का रंग है वो येलो दिखाई दे रहा है। वो आपको येलो ही क्यों दिखाई दे रही है दीवार, रेड क्यों नहीं दिखाई दे रही, इसका क्या कारण है ना। आप कोई शर्ट पहनते हैं, उसका कलर ग्रीन हो, व्हाइट हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, वो वही पर्टिकुलर क्यों दिखता है ना। तो उसके लिए चर्चा हम करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है। जैसा कि मैंने बता भी दिया था पिछली बार शायद तक कि ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब है, जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है,
उसके ऊपर बहुत सारी रेडिएशन आई, ठीक है, रेडिएशन आए तो जो रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगी, जो रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगी यानी कि इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, वो आगे नहीं जा सकती, आगे नहीं जा सकती। जैसे रेडिएशन मेरे ऊपर आके गिरी, क्या मुझे आर पार करके जाएगी कोई रेडिएशन? नहीं, यानी क्या मैं ओपेक ऑब्जेक्ट, मैं क्या हूँ? ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे ये इसके ऊपर लाइट आ रही है, क्या लाइट आर पार करके जा रही है? क्या नहीं, लाइट यहाँ से जा सकती है, यहाँ से जा सकती है, लेकिन इसके बीच में से नहीं जा सकती। इट्स ए ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? ओपेक है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे इसी की दीवार की हम बात करते हैं। दीवार आपको दिख रहा है येलो, ये दीवार वॉल येलो दिख रहा है, मतलब क्या है कि इसके ऊपर सभी रेडिएशन आई थी, सभी तरह की रेडिएशन आई थी। जैसे हमें जो कलर दिखते हैं वो ये दिखते हैं, 7 फंडामेंटल कलर, ठीक है, वेव क्योर। तो मान लो वॉयलेट भी आया, इंडिगो भी आया, ब्लू भी आया, ग्रीन भी आया, येलो भी आया, ऑरेंज भी आया, रेड भी आया, इसके पास सभी कलर आए, लेकिन आपको येलो ही दिखाई दे रहा, मुझे भी येलो ही दिखाई दे रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, इंडिगो को एब्जॉर्ब किया होगा, ब्लू को एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है, ग्रीन को एब्जॉर्ब किया होगा, येलो हमें दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आ रहे हैं ऑरेंज, रेड। तो जो कलर हमें दिखाई देता है, मतलब वो कलर उसने एब्जॉर्ब नहीं किया है, उसने वो कलर रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दिया, ठीक है। जैसे यहां से रेडिएशन आई, इसके ऊपर टकराई, सभी कलर इसके आए, सभी कलर इसके पास गए, इसने सभी कलर को एब्जॉर्ब किया, किसको छोड़ करके? येलो को छोड़ करके इसने येलो को रिफ्लेक्ट किया, और वही कलर हमें अपनी आंखों पर गिरता है, और रेटिना पे जब गिरता है वही कलर, वही रेडिएशन, तब हमें चीजें दिखाई देती है ना। जैसे ब्लैक शर्ट मैंने पहनी, ठीक है, सभी रेडिएशन आ रही होगी, तो क्या हुआ होगा? सभी रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब किया होगा, सभी रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब किया होगा। अच्छा, ब्लैक पर हम बाद में आते हैं, ब्लैक का अगला पॉइंट है, ठीक है, उस पर बाद में आते हैं। मान लो कि एक पर्सन ये एक पर्सन, इसने रेड शर्ट पहनी है, कैसी? रेड शर्ट, है ना। अब मुझे उसके शर्ट का रंग रेड नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इसके पास सभी रेडिएशन गई होगी, वीव की ओर सभी गई थी, लेकिन इसने क्या किया, सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, केवल रेड कलर को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट होकर के जब आएगा, मेरी आंखों के रेटिना से टकराएगा, उसके बाद मुझे रेड कलर नजर आएगा, समझे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, कौन से ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक का मतलब क्या है? जो लाइट को पास नहीं होने देता, शर्ट नहीं होने दे रहा, मैं नहीं होने दे रहा, है ना। जैसे यही ऑब्जेक्ट है, ये आपको रेड दिख रहा है, ये कैप इसका, मतलब कि इसके ऊपर सारी रेडिएशन आ रही होगी, लेकिन रेड रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास जा रही है। ये सारी रेडिएशन आ रही होगी, लेकिन ये ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके पास, तो ब्लू दिखाई दे रहा है ना। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर है, ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर वही कलर है जो वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट करके भेजता है, समझे। चलिए, तो ये दिमाग में काफी अच्छे से कंसेप्ट समझा लेना अपने आप को, कि वही कलर रिफ्लेक्ट होकर आता है जो हमें दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हुआ। तो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन यही थी, जो इंसिडेंट रेडिएशन है एब्जॉर्ब कर लो, वो क्या है? ब्लैक बॉडी, है ना। उसके बाद हमने देखा भी ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर कैसा क्या बनता है। पॉइंट नंबर 3 है, इफ ए ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट नो वेवलेंथ, कोई वेवलेंथ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, देन इट अपीयर्स ब्लैक वॉट एवन द कलर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मान लो कि मैंने ही ब्लैक शर्ट पहन रखी है, मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कोई भी एक ब्लैक बॉडी, अच्छा फिर से आप कंफ्यूज होंगे, तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो कोई एक बॉडी है ना, इसके ऊपर बहुत सारी रेडिएशन आई अलग अलग कलर की, सही है। इसने सबको एब्जॉर्ब कर लिया, सबको क्या कर लिया?
एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, दैट मीन्स इट्स ए ब्लैक बॉडी। सही है, अगर ये ब्लैक बॉडी है तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, करने के बाद इसका मुझे कलर वही दिखाई देगा जो ये रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इसने कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, इसने कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया है। दैट मीन्स तब मुझे इसका कलर क्या दिखाई देगा, ब्लैक कलर। अब मैं आता हूं शर्ट पर। जैसे जो शर्ट मैंने पहनी वो ब्लैक है, आपको दिख रहा है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। यानी कि क्या हुआ होगा, जो रेडिएशन शर्ट पर आ रही है वो सारी रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने के बाद कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास नहीं आ रही है ना, कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ रही है। इसी वजह से आपको जो इसका कलर दिख रहा है वो क्या है, ब्लैक है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो अगला मन में सवाल ये है, क्या ब्लैक बॉडी हमेशा ब्लैक कलर की ही होगी? नहीं, ब्लैक बॉडी क्या हमेशा ब्लैक कलर की ही होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो एक बॉडी है जिसका कलर हमें पता है कि रेड कलर है, जिसका कलर हमें पता है कि रेड कलर था, ठीक है, रेड कलर की ही है, रेड कलर बॉडी है ना। तो इसके ऊपर बहुत सारे रेडिएशन आई, ठीक है, किसी सिचुएशन में ऐसा हो गया कि भाई रेड कलर की थी, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आया जब इसके ऊपर बहुत सारे रेडिएशन आ रहे थे, इसने सबको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, किसी भी कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो अब वो कैसे दिखाई देगी? ब्लैक, ब्लैक दिखाई देगी? नहीं, इट विल बी ट्रीटेड एज अ ब्लैक बॉडी। चलो इसके लिए पढ़ते हैं पॉइंट क्या है। इफ ए ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट्स नो वेवलेंथ देन इट अपीयर्स ब्लैक, तो वो क्या होगा? ब्लैक होगा। यानी कि जरूरी नहीं कि हर एक बॉडी ब्लैक कलर की होगी वो ही क्या दिखाई देगी, ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट होगी। नहीं, वो खुद रेड कलर की थी, उसने कुछ रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो वो क्या बन गई? ब्लैक बॉडी, है ना। नाम उसका ब्लैक बॉडी बन गया है, कलर का रेड था, कलर उसका रेड था। अगला, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नाइदर रिफ्लेक्ट नो ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, केवल क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। सही है, केवल क्या करता है? एब्जॉर्ब नहीं करता, नो रिफ्लेक्शन, नो ट्रांसमिशन, नो समझौता, है कि नहीं? चलिए, तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई ट्रांसमिशन नहीं, केवल और केवल एब्जॉर्प्शन। सीधा लक्ष्य एक ही है इसका, एब्जॉर्प्शन करना है, चाहे जैसे भी, है ना। तो रिफ्लेक्शन जीरो, ट्रांसमिशन जीरो, तो एब्जॉर्प्शन हम जानते हैं क्या, a प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1, ये जीरो ये जीरो, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया, है कि नहीं? हो गया भाई, किसकी बात है कि एब्जॉर्प्शन से इसका क्या होगा? यूनिटी होगा, वही हमने लिखा भी। चलो लास्ट पॉइंट, ये इसका सेकंड डेफिनेशन है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। क्या है ये कहता है when perfectly black body is heated, उसको हीट कर दो टू ए सुटेबल हाई टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर या सुटेबल हाई टेम्परेचर जो भी होगा, देन इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ये दूसरा एक डेफिनेशन कह सकते हैं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होगी, पहली डेफिनेशन तो ये थी कि वो सभी तरह के रेडिएशन को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, जिससे इसका एब्जॉर्बेंस क्या था? यूनिटी था। सही, और जो उसका कलर जो होगा वही होगा जो रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिखाई देगा, जो रिफ्लेक्ट होकर आएगा कलर वही हमें उसका कलर दिखाई देगा। तो जरूरी नहीं कि ब्लैक बॉडी हमेशा ब्लैक कलर की ही हो, किसी भी कलर की हो सकती, समझे? ओके, अब दूसरा डेफिनेशन कि ये अगर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी कहा जा सकता है क्या, कि इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी को आप एक सुटेबल हाई टेम्परेचर पर लेके जाओ, सुटेबल हाई टेम्परेचर यानी कि उसे हीट दो, टेम्परेचर बढ़ाओ उसका, तो एक हाई टेम्परेचर पर लेके गए, लेकर गए तो क्या होगा? उसने कहा
कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ये प्रॉपर्टी है कि वो रेडिएशन एमिट करेगा। क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा। इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, यानी कि लगभग हर तरह की वेवलेंथ को एमिट करेगा। हर तरह की वेवलेंथ, छोटी बड़ी वेवलेंथ जो भी है, सब वेवलेंथ को एमिट करेगा। ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी का क्या है? सेकंड डेफिनेशन, और यू कैन से प्रॉपर्टी इटसेल्फ। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम सन की बात करते हैं। सन कौन सा? सूरज। सूरज मामा और चंद्र मामा है या चंदा मामा के? हाँ, तो सन की हम बात करते हैं। सन का टेम्परेचर ऑफ द सन इज वेरी हाई, उसका टेम्परेचर पहले से हाई है ना, जैसे 6000 केल्विन के आसपास है ना, मतलब कोर सरफेस का टेम्परेचर जो भी होता है, तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है, दैट मीन्स इट विल एमिट द रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, और वही रेडिएशन तो अपने पास ही पहुंच जाते हैं, कभी कभार पहुंचते भी हैं, समझे? यानी कि सन जो है इट विल बिहेव एज ए ब्लैक बॉडी, सही है। स्टार्स जो होते हैं, चांद सितारे है ना, मतलब तारे, वो भी बिहेव करेंगे किसकी तरह? ब्लैक बॉडी की तरह। लैंप ब्लैक, ये भी बिहेव करेगा किसकी तरह? ब्लैक बॉडी की तरह, ठीक है। ये बिहेव करना अलग चीज है। क्या कोई वास्तव में आपने कोई बनाई है ब्लैक बॉडी? हाँ बनाई है। क्या है उसका? नाम है फेरिस ब्लैक बॉडी। फेरिस ब्लैक बॉडी, क्या नाम है उसका? फेरिस ब्लैक बॉडी। फेरी एक साइंटिस्ट है, फेरिस ब्लैक बॉडी। तो फेरी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी भी बनाई जा सकती है, तो उसको हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। ये लिख लीजिए, फेरिस ब्लैक बॉडी की हम प्लानिंग कर रहे थे, और ये लीजिए। तो इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट है और बहुत आसान सा कंसेप्ट क्या है कि ये एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी है, फेरी नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी, और लगभग ये 98% तक का रेडिएशन इंसिडेंट करवाती है और उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि 100% तो इंसिडेंट होता है, 98% एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। उसे समझते हैं कि कैसे ये उन्होंने अरेंजमेंट बनाया था। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिए, ले लिए भाई। ओके, बराबर बनाना ठीक से। होगा। अब आगे थोड़ा छोटा बनाते हैं, ऐसे बात बनेगी नहीं बनता। चलिए, ये छोटा और सुंदर भी। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ए डबल वॉल्ड होलो मेटल स्फीयर। तो दो मेटल स्फीयर है, होलो खाली, हैविंग ए स्मॉल अपर्चर। तो देखो इसमें क्या है, दो मेटल स्फीयर है, ये पहले मेटल का दूसरे मेटल का, दोनों खाली है, ठीक है। बीच में हमने एक छेद किया इतना सा, इसको हमने कह दिया अपर्चर, ठीक है। अपर्चर का मतलब क्या है? खाली स्पेस जो हमने बनाया है, ठीक है। तो इट्स एन अपर्चर, हो गया। चलिए, आप एरो बना के रख लेना, मैं मिटा दे रहा हूँ एरो, अपर्चर को दिखाने के लिए स्मॉल हॉल, ठीक है। तो हमने दो मेटल लिए, मेटल स्फीयर जो होलो थे, बीच में एक छेद बना दिया। अब आउटर सरफेस जो थी वो निकल की बनी थी, निकल मेटल। जो इनर सरफेस थी वो लैंप ब्लैक का कोटिंग किया हुआ था। लैंप ब्लैक का कोटिंग मतलब काजल लिया जो आंखों में लगाते हैं, ठीक है, वो इसी के चारों ओर लगा दिया, खूब लगा दिया, जितना लगा सकते लगा दिया, है ना। तो लैंप ब्लैक लगा दिया, ओके। और ऊपर वाली जो मेटल थी वो निकल की थी, बीच में खाली स्पेस है, ओके। तो देखिए, द इनर सरफेस ऑफ द स्फीयर इज कोटेड विद लैंप ब्लैक।
लैम्प ब्लैक से कोटिंग है। आउटर सरफेस इज निकल पॉलिश्ड एंड इट हैज ए कोनिकल प्रोजेक्शन, समझेंगे उसका, एंड डायमेट्रिकली ऑपोजिट, उसके लिए हम आएंगे, ठीक है, ये नहीं समझाया मैंने, आता है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, इस पर, द स्पेस बिटवीन दी टू वॉल्स, इन्हें वॉल कह दे रहे हैं हम, इन्हें क्या कह दे रहे हैं, दीवार। टू वॉल्स इज एवैक्यूएटेड, मतलब कोई हवा नहीं है बीच में, इट्स एवैक्यूएटेड, नो मीडियम, एवैक्यूएटेड, ओके, टू अवॉइड लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, क्योंकि मीडियम होगा तो कंडक्शन और कन्वेक्शन हो सकता है, तो एवैक्यूएटेड है तो नो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ओके, अगला, अब क्या किया हमने, इसके ऊपर रेडिएशन करवाया, ठीक है, विजाओ अंदर, अगर ये पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाया तो ये अपने लिए ब्लैक बॉडी का काम कर गया, है ना। तो देखो ये इस पे अगर सीधा जाके टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होकर के सीधा वापस बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये बाहर नहीं आए, तो व्हाट आई हैव डन, वी हैव सजेस्ट ए कॉनिकल प्रोजेक्शन, मतलब एक कॉनिकल शेप अंदर हमने डिजाइन किया, ये कुछ ऐसा, ठीक। अब क्या होगा कि जैसे ही रेडिएशन आएगा, अब यहां से टकराएगा, यहां से टकराएगा, यहां से टकराएगा, ये वाला, अब ये वाला रिफ्लेक्ट होगा यहां से, ठीक, ये वाला रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला यहां से रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला यहां से, फिर ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, मतलब मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, यानी कि इस तरह से बहुत से रिफ्लेक्शन होंगे जो रेडिएशन अंदर आई है, लेकिन जीवन में कभी भी वो रेडिएशन बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा सा छेद है। बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, चलिए, हो जाता है। तो रेडिएशन आया, इसके ऊपर टकराया, टकराने के बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन लगी, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, वहां गई, कहाँ 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 नहीं गई, ठीक है। तो ये जहां चाहे जा सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती। अब हमने लैंप ब्लैक लगाया है, तो हर बार जब ये रिफ्लेक्शन करती है, जब हर बार क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है, तब कुछ ना कुछ इसका पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे यहां से एक रेडिएशन आया, ये हमने ऐसे लगा रखा, ये रिफ्लेक्ट हुआ, जैसे इसे टकराएगा कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हुआ होगा, फिर यहाँ गई, कुछ यहाँ एब्जॉर्ब हुआ होगा, फिर यहाँ गई, कुछ यहाँ एब्जॉर्ब हुआ होगा, फिर यहाँ गई, कुछ एब्जॉर्ब हुआ होगा, फिर यहाँ गई, एब्जॉर्ब हुआ, फिर यहाँ, मतलब बाहर नहीं जा सकती। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन में ही जाएगा, और पूरा का पूरा अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है दैट मीन्स इट विल बिहेव एज ए ब्लैक बॉडी, सही है। चलो, तो ये बन गया भैया, ब्लैक बॉडी बन गया, है ना। अब लास्ट, बहुत सारे रिफ्लेक्शन होंगे, ये सारे मैंने इसमें लिखे हैं। अब ये जो अपर्चर है, जब अपर्चर बहुत छोटा होगा, रेडिएशन जो आ रहा है, रेडिएशन को क्या दिख रहा है, केवल अपर्चर दिख रहा है, पीछे क्या है डजंट मैटर, रेडिएशन को केवल इस एरिया से मतलब है, एरिया जितना छोटा होगा उतना ही रेडिएशन जाएगा अंदर जाकर के, बस एब्जॉर्ब होकर। तो रेडिएशन को क्या दिख रहा है कि ये है ऑब्जेक्ट सामने, ना कि ये, उसे ये नहीं दिख रहा। तो इफेक्टिव एरिया किसका है, यानी कि ओवरऑल एरिया किसका दिख रहा है, अपर्चर का। ओवरऑल एरिया किसका दिख रहा है, अपर्चर का दिख रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं क्या कि जो रेडिएशन आ रहा है वो अपर्चर के एरिया के थ्रू आ रहा है, तो आ रहा है तो उससे जो एरिया दिख रहा है वो ही दिख रहा है किसका, अपर्चर का। यानी कि मैं क्या कहूंगा, द इफेक्टिव एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी, effective area of the black body is the area of aperture. ओके, तो ये हो गया भैया वेयर इज ब्लैक बॉडी। एक छोटा सा कंसेप्ट बच गया है एमिसिविटी, और उसके बाद लेक्चर कंप्लीट कर, ठीक है। तो अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए विद्यार्थी, एमिसिविटी, ओके, विद ए न्यूमेरिकल। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसका निचोड़ इसी में आएगा, ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल लेकिन समझ में आ जाएगा। एमिसिविटी डिनोटेड बाय स्मॉल ई, इट्स सिंपली ए रेशियो, किसका,
एमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस, ठीक है, एक गिवन सरफेस होगी, उसका एमिसिव पावर लिखने का। टोटल एमिसिव पावर की बात हो रही है यहाँ पर। स्पेक्ट्रल होगा तो अलग से वर्ड स्पेक्ट्रल यूज होगा, जब तक केवल एमिसिव पावर यूज हुआ दैट मीन्स टोटल एमिसिव पावर, ओके। डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, बी का मतलब ब्लैक बॉडी। तो इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, एमिसिविटी कहते हैं, ओके। अब ये जो एमिसिविटी है फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी ई का वैल्यू होता है 1, यानी कि जो सारा रेडिएशन ले लेगा, ओके, पहला। दूसरा, फॉर ए परफेक्टली पॉलिश्ड, ओके, फॉर ए परफेक्टली पॉलिश्ड, पॉलिश्ड का मतलब क्या हो गया, एकदम ऐसी सरफेस बना दी है कि चमक रही है, और चमक रही है मतलब रिफ्लेक्ट कर दे रही है हर एक चीज को, एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, उसके लिए एमिसिविटी क्या होती है, 0 होती है। और तीसरा, फॉर प्रैक्टिकल बॉडीज, क्योंकि ना ही तो ये आपका परफेक्टली ब्लैक बॉडी पॉसिबल है रियल लाइफ में, और ना ही परफेक्टली पॉलिश्ड, ठीक है। तो रियल लाइफ में क्या है, फॉर प्रैक्टिकल बॉडीज, फॉर प्रैक्टिकल बॉडीज ई का वैल्यू इज लाइज इन बिटवीन 0 से 1, 0.1 0.2 ऐसी कुछ वैल्यू होगी, बस इतना ही कंसेप्ट, ओके। चलिए, तो अब उस सवाल पर आते हैं। सवाल दिया है कि एक हीटर है, इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, ओके। वो जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका सरफेस एरिया दिया है कितना, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हीटर है, हीटर का एरिया दिया कितना, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर में अगर लिखना चाहूं तो मेरी इच्छा लिख सकता हूं। 10 की पावर -4 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर है, तो 10 की पावर -2 2 बार आ जाएगा, यानी कि पावर 2, ओके। इट एमिट्स रेडिएंट एनर्जी ऑफ 60 किलो जूल, यानी कि एनर्जी कितना एमिट कर रहा है, क्यू 60 किलो जूल एट टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल की बात हो रही है, तो टाइम इंटरवल में तो डेल्टा क्यू लिख दो इससे, और टाइम इंटरवल कितना दिया है, 1 मिनट, कितना दिया है, 1 मिनट। तो पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा तो कुछ नहीं है, पूछा आगे है, इफ इट्स एमिसिविटी ये है, ये है, चलो देखते हैं। तो सवाल पूरा कर देते हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका एरिया इतना था, इतनी हीट एमिट करता है 1 मिनट के इंटरवल में। अब इसने कहा है कि अगर हीटर का एमिसिविटी कितना है, 1 है, सॉरी 1 क्या, 0.45 है, सही है, यानी कि प्रैक्टिकल बॉडी। What would be the radiant energy emitted by a black body in 1 hour identical to the heater in all respect? तो समझ में नहीं आई बात, है ना, समझते हैं। तो सबसे पहली बात इसने कहा कि what would be the radiant energy emitted by a black body in 1 hour identical to the heater in all respect? यानी कि आप अब तक जो हीटर की बात कर रहे थे वही बात अगर हम उसी की जैसी एक ब्लैक बॉडी की बात करते हैं तो वो कितना हीट देगी 1 घंटे में, ठीक है। देखते हैं, आ जाएगा समझ में, देखिए। टोटल एमिसिव पावर की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसने कहा है कि एमिसिविटी कितना है, 0.45 है, यानी कि ये वैल्यू कितना है, 0.45 है, सही। तो इसका यूज करेंगे हम, ओके। यहां पर एमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस, सरफेस किसका, हीटर का, ठीक है, ऑफ ए हीटर। और यहां पर एक ब्लैक बॉडी की बात वो करना चाह रहा है। तो देखो एमिसिव पावर ऑफ ए हीटर निकाल लेते हैं। E इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन ए डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा क्यू कितना दिया है, 60 किलो जूल, अपॉन एरिया कितना, 200 इंटू 10 की पावर -4 इंटू डेल्टा टी कितना,
1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो ई, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट। ई का वैल्यू आ जाएगा आपका 50 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 50 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। किलो का मतलब 10 की पावर 3, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 10 की पावर 3 आ गया, सॉरी 50 इंटू 10 की पावर 3 आ गया। तो इसका वैल्यू हम लिख देते हैं 50 इंटू 10 की पावर 3, 50 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट ना। अब उसने कहा कि भाई मुझे तो एनर्जी चाहिए ब्लैक बॉडी की, वो भी 1 घंटे में। चलो मुझे तो पता नहीं चल रहा कैसे करना चाहिए, लेकिन यहाँ से एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी आ जाएगी। सो एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50/0.45 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसका भी आंसर बता देते हैं। इट कम्स आउट टू बी 111.11। ठीक है, ये क्या आया है, टोटल एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। हमें ब्लैक बॉडी का क्या निकालना था, क्या निकालना था, रेडिएंट एनर्जी इन 1 आवर, यानी कि अब टाइम है अपने पास 1 आवर, यानी कि 3600 सेकेंड। निकालना क्या है, डेल्टा क्यू। और उसने कहा है आइडेंटिकल है किसके, हीटर के, तो एरिया वही लेना है, कौन सा, 200 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो अब फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, E इक्वल टू क्यू अपॉन E इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन ए डेल्टा टी। सही है, E दिया है ब्लैक बॉडी का, ब्लैक बॉडी का एरिया भी वही लेना, उसने कहा है कि आइडेंटिकल है, डेल्टा टी और डेल्टा क्यू निकालना है। तो डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा, E इंटू ए इंटू डेल्टा टी। E कितना भाई ब्लैक बॉडी का, ये रहा 111.11 किलो, किलो का मतलब 10 की पावर 3, एरिया कितना 200 इंटू 10 की पावर -4, और ये 3600। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर बता दे रहा हूँ। ये आएगा भाई आपका 8000 किलो जूल। ठीक है, तो हालांकि लेक्चर काफी बड़ा हो गया आज का, कोई दिक्कत नहीं। इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं अब हम डिस्कस कर सकेंगे, न्यूमेरिकल खूब कर सकेंगे लाइव लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मजे कीजिए, है ना।